हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी क्लासेस क्या होने वाली है हिंदी व्याकरण की, क्योंकि आज है डे कौन सा है, मंगलवार। आज दिन है मंगलवार। हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या चलेगा, हिंदी व्याकरण। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार क्या रहने वाला है, इंग्लिश ग्रामर रहने वाली है। तो उसी के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कल सोमवार में, हमने भाषा को लेकर पढ़ा था। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, कितना इम्पोर्टेंट, मतलब कितना महत्वपूर्ण है भाषा हमारे लिए। एक सभ्य समाज को विकसित करने के लिए हम किस तरीके से भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। और भाषा का क्रम वगैरह क्या क्या होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, हमने कल की क्लास में क्लियर करवाया था। जो हमारा अध्याय 1 था, और कल ही हमारा अध्याय 1 खत्म भी हो गया था, चूँकि वीडियो जो बहुत ही लेंदी थी, तकरीबन 1 आवर की थी, यानी 52 मिनट की थी, यानी 52 मिनट की थी, ठीक है वीडियो। तो उसमें हमने चैप्टर 1 को करवा दिया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के उसमें हमने समझाया है शब्दों को, ठीक है। और आज हमारा क्या शुरू होने वाला है, अध्याय 2। अध्याय 2 का जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार एवं आरक्षित खंड को लेकर। क्या शुरू हो गया हमारा, अध्याय 2, और टॉपिक हमारा वर्ण विचार एवं आरक्षित खंड। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो जब भी हम हिंदी क्लासेस हमने स्टार्ट किया था, तो हुआ ये था, जो फर्स्ट वीक में हमने क्लासेस चलवाया था, तो उसमें बस इंट्रो को लेकर चलवाया था, हिंदी मतलब उसकी हिस्ट्री को लेकर, विकास को लेकर, उत्पत्ति को लेकर, हिंदी विश्व सम्मेलन को लेके, उसका जो मतलब सेकेंड वीकेंड था, दूसरा वीकेंड था, तो उसमें हमने हिंदी विश्व सम्मेलन को लेकर सब कुछ किया था, ठीक है। ये जो हमारा है वीकेंड, तीसरा वाला है, और इसमें हमने अपने चैप्टर को शुरू किया, अध्याय को, यानी जो हमने फर्स्ट में इंट्रो वगैरह सब किया था, उसमें जो हमने सिलेबस को तैयार किया था, वही सिलेबस कल से, यानी मंडे से, सोमवार से शुरू हो गई है। तो बच्चे आप लोग वीडियो के शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि जो आज जो ये शुरू हो गई है कल से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब चल रही हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। अगर मिस कर दिए तो बहुत ही पछतावा भी हो सकता है, इसलिए आप वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि हमने कल भी बताया था आप लोगों को, कि अपने साथ एक पेन और कॉपी ले लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूँगी, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, पहला इसमें टॉपिक है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो भाषा की क्या, छोटी से छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्लियर। जैसे एक शब्द है पीला, आप पीला ही नहीं, नीला भी रख सकते हैं, लाल भी रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने रखा है वो रखा है पीला, समझाने के तात्पर्य से, ठीक है। तो पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पी, धन, ला। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को, यानी जब इसको पृथक किया गया, अलग अलग किया गया, यहाँ पे बोला गया है कि यदि इस पीला शब्द को टुकड़े किए जाते होंगे, वो क्या होंगे, तो वो पी, धन, ला होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, कि यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएंगे तो क्या होंगे, ठीक है। यदि हम पी और ला को भी हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे तो क्या होंगे, तो पहले देखिए, पहले ये प होगा, ठीक है। फिर इसमें जो कल हमने बताया था आप लोगों को, ये जो हलंत की तरह था, हलंत स्वर था, इस तरीके से यहाँ पे यूज होगा। फिर धन, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएंगी आपकी बड़ी ई, क्योंकि क्या है, जब भी हम पीला लिखेंगे तो प रहेगा, प पे बड़ी ई की मात्रा रहती है, ठीक है, तो पी हो जाता है। इसके आगे ला जब लिखेंगे तो ल हो जाएगा, ल पे आ की मात्रा हो जाएगी। क्लियर। जब इन दोनों को पृथक किए हम पीला को, तो बना पी, धन, ला, ठीक है। जब हमने इस पी और इस ला को भी, यानी ये इस पी से जो हमने बड़ी की मात्रा को हटाया, तो क्या बना, ये देखिए। तो पहले प बना, धन, बड़ी ई, ठीक है। फिर क्या हुआ, ल में
सॉरी ला में, तो ल बना। फिर इस तरीके से यहाँ पे स्वर लगेगा हलंत की तरह, और फिर इसके बाद क्या आया, आ आया, क्योंकि चूंकि यहाँ पे क्या है, ला में आ की मात्रा है। तो ये टूट के क्या बने। अब यदि प ई ल आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियां दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। क्लियर हो क्या। यानी हमने कहा था ना कि जो व्यंजन होते हैं विदाउट स्वर के नहीं बनते, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से जो व्यंजन होंगे उनसे उनके साथ स्वर क्या है, लगे रहते हैं। तो वही यहाँ चीजें बोली गई हैं कि यदि हम प और प ई ला अ को आ को हम यदि टुकड़े करना चाहें, यानी पीला को तो हमने यहाँ पे टुकड़े कर दिया, पी धन ला को, ठीक है। इसके बाद भी हमने इसके टुकड़े किए, प धन ई ल धन आ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे कि ये प ई धन ल आ को भी के भी टुकड़े किए जाए तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये भी दिया है कि अतः ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। और ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक स्वर आती है, दूसरी आती है आपका व्यंजन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसको थोड़ा साफ करते हैं ना। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगला है हमारा, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य, तथा वाक्यों के मेल से क्या बनती है, भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियां जैसे लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, ये शब्द क्वेश्चन यहाँ से बना है। या तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है, शब्दों के मेल से बने को क्या कहते हैं, शब्दों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वाक्य, ठीक है। वाक्यों के मेल से क्या बनती है, भाषा बनती है। पूछा जाएगा शब्दों के मेल से क्या बनती है, वाक्यों के मेल से फिर क्या बनती है। इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि क्या चीज़ें आ जाएंगी एग्जाम में, कुछ भी आयोग पूछ सकता है, इसलिए हम अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लें यहीं पर। क्लियर। अतः वर्ण ही भाषा का क्या है, मूल आधार है। क्या है, मूल आधार है, क्या, वर्ण। क्लियर हो गया। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियां और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला स्वर हो जाता है, दूसरा व्यंजन हो जाता है। अब देखिए इसके अनुसार क्या है, स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ये 11 हैं, जैसे कि आ ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए ओ औ, ठीक है। तो देखिए ये जो यहाँ पे जो होता है ना अंग और चूंकि हमने इसके बारे में कल बताया था कि ये क्या है, इसके बारे में क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। फिलहाल अभी जो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इनको हम देखते हैं। तो देखिए स्वर क्या होते हैं, तो जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और उसमें कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, आ ई, बड़ी उ, बड़ा उ, री, ए ओ औ, ठीक है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये सभी ध्वनियाँ जो हैं, यानी ये जो ध्वनियाँ हैं इनके बारे में बोला गया है, इनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। क्लियर।
अब देखिए अ, ई, उ मूल स्वर हैं। कौन स्वर हैं? तो मूल स्वर हैं। याद रखिएगा आप लोग जब भी पूछेगा पूछ देगा क्वेश्चन में कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, ऑप्शन में रख देगा अ, ई, उ, ठीक है। अ, बड़ी ई, उ, चाहे रख देगा आपका आ, ई, उ, चाहे रख देगा आपका ये जो ई है ई रहेगा और यहाँ पे बड़ा ऊ रख देगा। तो ऑप्शन क्या ट्रिक करेंगे आप लोग? यानी ई, उ, यहाँ पे ई और उ कौन से रहेंगे? छोटी छोटी ई भी रहेगी, छोटा ओ भी रहेगा। तो ये किस में आएंगे? आपके मूल स्वर में आएंगे। अगला है कि ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री यानी र धन ई होता है। तो देखिए ये ह्रस्व स्वर है यानी अ, ई, उ, ठीक है, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री के उच्चारण में ही प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया गया है ह्रस्व स्वर यानी ई के बारे में, जैसे कि आप ये जो ऋषि वाला री होता है इसको हम ऋषि पढ़ते हैं, तो इसको हम री पढ़ते हैं ना इस तरीके से। ठीक है। तो देखिए ये जो यहाँ पे ये जो बनाया गया है री में, तो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। ठीक है। जो सिंबल है मतलब ये ऐसे करके, चूंकि इसको हम सिंबल नहीं बोल सकते, ये इसको ऐसे ही बना दिया गया, इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। जब इन लेखों को लिखा गया था, इन शब्दों को लिखा गया था, इन स्वर का जब लिखा गया था तभी का ये चीज़ें यहाँ इस तरीके से बना दिया गया है। तो देखिए जो री है ना इसको इस तरह के तरीके से लिखते हैं हम, री यानी र धन छोटा ई। तो यहाँ पे र में क्या है? छोटा ई लगा हुआ है री में। ठीक है। इसलिए र धन ई हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये किस में आएंगे? हर्ष स्वर में। अब इसके आगे का देखते हैं क्या है, पूरा क्लियर कर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्या है? स्वर के भेद। तो पहला आता है हर्ष, दूसरा आता है दीर्घ। तो हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसा कि हमने अभी बताया था ई के बारे में, चूंकि यहाँ पे भी ई को रखा गया है। जिन स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये तीन है अ, ई, उ और री। ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए चीजें क्या है, टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये 4 स्वर हो गए आप लोगों के, ये हर्षों में आ गए, और जो 7 हैं वो किस में आ गए? दीर्घ में आ गए। आप लोग ये भी याद रखिएगा, मतलब 7 4 कितना होता है? 11 होता है चूंकि। अब ये 7 किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में, और ये 4 किस में आएंगे? हर्ष स्वर में। क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज आप लोग यहाँ इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट में देखिए अंग्रेजी के आ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे डॉक्टर, कामा, कॉलेज। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमने बताया था व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है। जो व्यंजन होते हैं विदाउट स्वर की सहायता से उसको हम उपयोग नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं स्वर उनसे जुड़ा होता है स्वर। ठीक है। तो ये बोला गया जो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। जैसा कि जो व्यंजन होता है कोई भी शब्द व्यंजन, मतलब कोई भी व्यंजन हम बनाएंगे, शब्द जो बनाएंगे व्यंजन उसमें डालेंगे शब्दों को, तो वहाँ पे
स्वर जो है जरूर यूज होगा, ठीक है। विदाउट स्वर के हम व्यंजन को यूज नहीं कर सकते। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव यानी उच्चारण स्थान से क्या होती है, बाधित होती है। जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा, ठीक है। तो जब हम किसी सॉरी अभी देखिए ये जो सारी सारी चीजें, जैसे व्यंजन हमने लिखा है यहाँ पे, इसको अगर छोड़ दिया जाए, ये जो मतलब अनुस्वार का ये जो चिन्ह है इसको छोड़ दिया जाए तो क्या दिख रहा है, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन दिख रहा है। बाकी इसमें और कोई स्वर तो है नहीं। अगर इस चिन्ह को हटा दिया जाए तो, चूंकि इस चिन्ह को भी उससे स्वर से अलग कर दिया गया है, ठीक है। टोटल 11 ही रखा गया है। तो ये जो व्यंजन है यहाँ पे लिखा है, टोटल क्या है यहाँ पे, व्यंजन है, ठीक है। व्यंजन ही टोटल व्यंजन है। अब इस व्यंजन में क्या स्वर यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कैसे, मैं दिखाती हूँ। ये जो व्य अ ज अ फिर क्या है, न है। इससे बना है हमारा व्यंजन। मतलब हमने ये जो चिन्ह है अभी इसको हमने स्किप करने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है, इसको हमने तोड़ा है तो इसमें भी स्वर आ जा रहा है। यानी जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, ठीक है। अब चलिए, जैसे प का उच्चारण करने पर प प धन अ की सहायता से उच्चारित होगा। हमने अभी बताया कोई भी देखिए व्यंजन होगा, प हो गया आपका, क हो गया, जब तक हम यहाँ पे क में क धन अ नहीं लगाएंगे तब तक वो मतलब क जो है शुद्ध नहीं होगा, वो कंप्लीट ही नहीं, अपने आप में पूरक ही नहीं है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जो व्यंजन है और स्वर है एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जो व्यंजन है विदाउट स्वर के यूज नहीं हो सकता, लेकिन जो स्वर है ना वो दोनों के पूरक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्यंजन को स्वर की सहायता होती है लेकिन स्वर को व्यंजन की सहायता नहीं होती है। अगला क्या है, हल चिन्ह। तो व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई जाने वाली व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अपराहन, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे कुछ शब्दों में इस तरीके से हलंत लगाते हैं, ठीक है। चाहे उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए विद्यालय लिखते हैं, तो विद्यालय किस तरह से लिखा लिखा जाएगा, ये हो गया विद्यालय, इस तरीके से हम विद्यालय लिखते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम इसको हटा लेते हैं, ये जो द है और ये इसको हलंत को जब हम हटा लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक आ, एक एग्जैक्ट शब्द क्या बनकर निकलता है यहाँ पे, विद्या, ठीक है, विद्यालय, क्योंकि ये हमारा हट गया। यानी यहाँ पे जो दिया है, चिन्हों की जो खड़ी पाई हटा दी जाती है, ठीक है। उसके अर्ध रूप का प्रयोग, उसका अर्ध रूप यानी अर्ध रूप, ये जो हमने इस तरीके से बनाया है, यानी एक द तो ऐसे बना फिर ऐसे बना, ठीक है। तो विद्यालय हो गया कि नहीं। आप लोग इस बात को, ऐसी चीज़ बहुत ही बेसिकली है चीज़ें, आप लोग अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो देखिए कितनी मतलब बेसिक चीज़ें हैं। हम डेली इस चीज़ को यूज करते हैं बट हमको इतनी गहराई से पता नहीं होती है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या जाता है, हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है, क ख ग घ, ये हाथ तक दे दिया है, व्यंजन के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो व्यंजन आप लोग देख लीजिएगा। इस ये चीज़ें समझ में आई, जैसे अपराहन हो गया, पाठ्य हो गया, विद्या हो गया, पट्टा हो गया और ईटीसी। अब देखिए पट्टा में क्या होता है, पट्टा हम भी लिखेंगे इस तरीके से,
तो चीज़ों को शॉर्ट्स करने के लिए, छोटा करने के लिए इस हम पाई को हटा देंगे और इसके अर्ध अर्ध रूप को लिखते हैं, जैसे कि पट्टा। पहले एक ट यहाँ बना, फिर इसका अर्ध रूप यहाँ बन गया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, क्योंकि ये पाई यहाँ से हटा दी गई है, जो हलंत वाली पाई है, इसको हल चिन्ह बोलते हैं। अब देखिए अपराहन को लिखते हैं एक बार। अपराहन, अपराहन भी लिखेंगे कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये चीज़ों को सॉर्ट्स करने के लिए जो खड़ी पाई है यानी हल चिन्ह, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, इस तरीके से हम क्या कंप्लीट कर देंगे, अपराहन को। क्लियर हो गया आप लोगों का। इसी तरीके से बोला क्या है कि स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन के चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, तो उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया, यानी जब ये चिन्ह हम हटा देंगे तो उसके अर्ध रूप का हम प्रयोग करेंगे। अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाया है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या हमारा, स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण। तो देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ग यहाँ पे है, फिर व्यंजन है, उच्चारण स्थान है, नाम ध्वनियाँ है। अब देखिए जो आपका व्यंजन है, वर्ग है क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में जो व्यंजन अ, आ, क, ख, ग, घ तथा विसर्ग ह, उच्चारण स्थान कहाँ से होती है, कंठ से। इनकी ध्वनियाँ क्या है, मतलब नाम ध्वनि क्या है, जो कंठ बोलते हैं। ठीक है, च वर्ग देख लीजिए। च च वर्ग में अ, ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और ये बड़ा श। तो ये कहाँ से आते हैं, तालु से। नाम ध्वनियाँ क्या है, तालव्य है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ़, ढ़, री और यहाँ पे श, र। तो ये क्या है, मूर्धा है, इसको मूर्धन्य बोलते हैं। नाम ध्वनियाँ क्या है इसकी, मूर्धन्य है। त वर्ग में देखते हैं त, थ, द, ध, न, ल, स। कहाँ से उच्चारित हुई है, दांत से। नाम ध्वनियाँ इसको दंत्य बोलते हैं। ठीक है, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ओ, ओ बड़ा ओ। उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। नाम ध्वनियाँ ओष्ठ है। और ए कंठ व तालु से। नाम ध्वनियाँ कंठ यानी तालव्य। व दांत व ओष्ठ से दंतोष्ठ। ओ कंठ व ओष्ठ से कंठों से। अब मैं इसको एक लाइन में क्लियर करती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे क्लियर होगा ये। अब आप लोग भी रिपीट कीजिएगा एक बार। देखिए जो अ, आ, क, ख, ग, घ कहाँ से निकल रही है, हमारे कंठ से निकल रही है, यानी कंठ से निकल रही है। कहाँ से, गले के नीचे से, यानी जो हमारा कंठ होता है वहां से निकल रहा है ये ध्वनि। क्लियर हो गया, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, कहाँ से निकल रही है, ये कंठ से निकल रही है। अब देखिए च को हम फिर इसी तरीके से उच्चारित करते हैं। ई, बड़ी, च, छ, ज, झ, य, श। जब हम इनको उच्चारित किए हैं तो एक ही स्वर निकल के आए हैं, एक ही ध्वनि निकल के आई है, और भी तालव्य से यानी तालु से। ठीक है, देखिए च यानी जो हमारी जो जीभ के नीचे जो तालुव्य है, ये फिर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं इनको बोलने के लिए। अब देखिए ट के लिए जो मूर्धन यानी जो जो ये हमारे जो जीभ के नीचे से होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, जीभ के नीचे से टकराते हैं। ठीक है, तो उसको मूर्धन्य बोलते हैं। आप लोग को भी रिपीट कर दीजिएगा। ट, ठ, ड यानी जो जीभ है वो एक ही में क्या हो जाती है, मिल जा रही है। क्लियर हो गया। अब देखिए त भी वैसे ये दंत से ये रिलेट हो रही है, जैसे कि त हो गया, यानी जब आप बोल रहे हैं तो जो आपकी जीभ है और आपके दांत है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक में लड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, त, थ, द, ध, न, ल, थ, स हो गया।
अब देखिए प वर्ग में प यानी जो आपका ओष्ठ केवल होठ रिएक्ट कर रहा है। प फ ब भ म ओ क्या रिएक्ट किया आपका? ओष्ठ रिएक्ट किया, यानी आप केवल होठ जो है रिएक्ट किए हैं। ए ऐ, तो ए ऐ देखिए क्या निकल रहा है आपके, कंठ भी यूज हो रहे हैं, तालु भी यूज हो रहे हैं। व में आपके दांत और ओष्ठ यूज हो रहे हैं, ठीक है। ओ अ में कंठ व ओष्ठ यूज हो रहे हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? ये यहाँ से भी सवाल पूछते हैं, ठीक है। कभी कभी बीच में से पूछ देगा, ये जो च है ये क्या है आपके, तालव्य हैं, दंत हैं या कंठ हैं, इस तरीके से। अगला है आपका नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन जैसे कि अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। जब भी नासिक के पूछेगा नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप लोग अंगाम, इया, ड़, अड़म, न, म को याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? नासिका व्यंजन बोलते हैं, नासिक के व्यंजन बोलते हैं। इनका यूज जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कंठ, तालु, मुर्दा, दांत एवं तथा ओष्ठ का यूज होता है। नहीं तो आप लोग इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, अंगा, इया, र, न, म, यानी सारे के सारे जो कंठ, तालु, मुर्दा, दांत तथा ओष्ठ सब के सब किस में यूज हो गए? इन ये जो पांच प्रकार की हमारी नासिक के व्यंजन है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व को किसको बोलेंगे? य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन जब भी सवाल पूछेगा एग्जाम में, अंतस्थ व्यंजन किसे कहेंगे? तो य, र, ल, व को बोलेंगे। उसमें व्यंजन किसको बोलते हैं? तो बड़ा स, श, स, ह, इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास, वायु छोड़ने वाली, प्रश्वास, ठीक है, यानी वायु छोड़ने वाले के साथ क्या होता है? घर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है? घर्षण होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। क्लियर हो गया? और आप लोग एक बार ये जो चीजें दी गई है ना, इसको अपने तरीके से बोल कर देखिए, ठीक है। उससे चीजें जल्दी क्लियर होंगी। अगला है आपका संयुक्ताक्षर यानी छ, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन है। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त, या तो संयुक्त बोलेंगे या तो संयुक्ताक्षर बोलेंगे। जब भी क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं या संयुक्त व्यंजन न पूछ के बोलेगा संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब कैसे? देखिए ये जो छ है ना, किस किन चीजों से बना है? तो क हो गया आपका, श हो गया आपका, अ हो गया आपका, तो इन सब तीनों से मिलकर बनता है आपका छ, यानी क्षत्रिय वाला छ। त्र देखिए त, र, अ, क्या मिलकर बना? त्र। ज या अ से मिलकर क्या बना? ज्ञ बना, ठीक है। कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, इस ज्ञ को बनाने सोचते हैं कि ग का यूज हुआ है, ठीक है, तो लेकिन नहीं, ज और यहाँ को यूज करके क्या बनता है, और अ को ज्ञ बनता है। अगला है श, र, अ मिलके क्या बना? श्र बना, जो श्रमिक यूज होता है, श्रमिक, इस तरीके से श्रमिक हम लिखते हैं। तो ये देखिए जो चार प्रकार के जो संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी भी पूछ देगा किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है, तो देखिए ज से मिलकर बनेगा, यहाँ से मिलकर बनेगा और अ से, यानी स्वर व्यंजन तीनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो इसके पूरक ही हैं, अ जो है व्यंजन के, ठीक है। ये तो बिल्कुल कॉमन ही तो लगेगा ही, लेकिन ये जो शब्द दिए गए हैं क और श, त और र, ज और यहाँ, श और र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसको क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग नोट्स करना हो तो आराम से नोट कर लें इसको। बाकी जब भी समझना हो तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं।
अगला है कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, जैसा कि हमने बताया अभी। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसको जब लिखते हैं संयुक्त अक्षर व्यंजन को तो ज्ञ को इस तरीके से ग सोच लेते हैं। उसी चीज़ों को यहाँ डिफाइन किया गया है कि जो ज्ञ का उच्चारण होता है ज्ञ होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो विस्तार है ग धन य प्लस अ इक्वल टू क्या में बराबर ज्ञ की तरह भी अब होने लगा है, यानी अब होने लगा है, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप है ना वो यही है। और इस चीज़ को भी रखा गया है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। तो जो हमारा अध्याय 2 था इसमें हमने क्या क्या वो चीज़ें बताई हैं देख लीजिए आप लोग। हमने वर्डों को वर्ड के बारे में बताया है, वर्ड क्या होते हैं, और वर्डों को कितने भागों में बांटा गया है स्वर और व्यंजन में, ठीक है। और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर में भी कितने टाइप के होते हैं, हर्ष और दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, और हर्ष स्वर में कौन कौन से आते हैं स्वर, ठीक है। व्यंजन के बारे में भी हमने बताया। और ये जो व्यंजन है और जो आपके स्वर हैं ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, कहाँ से निकलती हैं, किस तरीके से जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, यानी जो हमारे ये होते हैं मुख होते हैं, यानी हमारे जो तालुब्य हैं, कंठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इनको बोलते टाइम। क्लियर हो गया? सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में क्लियर करवाया। तो दोस्तों आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जुड़ सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम का भी लिंक आज दिया गया है, ठीक है। आज यूट्यूब का लिंक नहीं है, और ये टेलीग्राम का लिंक ये है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ये है। तो दोनों में से किसी पे भी आप या दोनों पे भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जुड़कर यहाँ से आप हमें यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास से रिलेटेड या अन्य क्लासेस से रिलेटेड। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी क्लासेस होती हैं या हो गई हैं उनका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो इन दोनों ग्रुप में से किसी में भी जुड़ जाइएगा आप लोग, और जो भी आपका सवाल होगा स्टडी रिलेटेड आप वहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, आप अपना क्यूरी कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चाहे पुराने ही हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ आप लोग चैनल को जितना हो सके वहाँ अपने दोस्तों के यहाँ ग्रुप्स में शेयर करते रहिए, ताकि जो बच्चे जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनको भी इन सब चीज़ों का लाभ हो, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा, और जो भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा तो आप हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।